गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन जो है वो शुरू कर लिया है। और इसमें हम कर रहे थे 13.5, क्योंकि ये घन और घनाभ की आयतन वाली प्रश्नावली है। हमने घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ लिया, तो इसलिए हम इसको कर रहे थे, जिसमें हम इसके 5 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज करते हैं इसका प्रश्न नंबर 6, बिल्कुल फटाफट से। प्रश्न नंबर 6 भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में आपको कहा गया है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, उनको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर इस मापों की एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो एक गांव है और उस गांव की जो जनसंख्या है, उस गांव में जो कितने आदमी या कितने लोग रह रहे हैं, वो आपको बताया गया है। वो कितनी है? वो है 4000। और उसके बाद आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति के लिए जो पानी की आवश्यकता है, हम लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति, जो आपका ये प्रति व्यक्ति जो भी है, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता, कितना उनको पानी चाहिए हर एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो कितना है? बताइए जरा, कितना लीटर? 150 लीटर, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए इतना चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति के लिए आपको 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस गांव में तो 4000 लोग हैं। तो उस गांव में 4000 लोग हैं, तो पूरे गांव के लिए कितना पानी चाहिए? क्या करेंगे, कैसे 60। निकालेंगे? 4000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? अगर एक इंसान 150 लीटर इस्तेमाल कर रहा है, तो 4000 के लिए कितना लगेगा? तो इसको क्या करेंगे? 4000 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, के लिए पानी की आवश्यकता। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो 4000 गुणा 150 बराबर है 60। 15 चौके आ जाएगा 60। देखो, गुणा करने का मैंने आपको तरीका पहले शायद बताया हो या ना बताया हो, आज सीख लीजिए कि यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ पे 1 जीरो थी। अगर आप यहाँ पे 4000 की गुणा 150 से करने लग जाएंगे तो काफी लंबा सवाल हो जाएगा। कभी भी आपको अगर लगता है कि आपके क्वेश्चन में क्या है, जीरो आ रहे हैं, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे? स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्यों बेटा? एक मिनट, मैं फिर से स्क्रीन को रीशेयर कर देती हूँ। उसके बाद भी बताइएगा, उसके बाद भी अगर नजर नहीं आएगी तो, ठीक है। अभी बताइए, अभी नजर आ रही है क्या? ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं यहाँ पर कि मैंने कहा कि कभी भी आपको लगता है कि आपको गुणा करना है और गुणा करने के लिए बहुत से जीरो हैं, तो उन जीरो को भूल जाओ। मैं अभी के लिए इन जीरो को भूल जाती हूँ कि इसके पास 3 जीरो है और उसके पास 1 जीरो है, इसको भी भूल जाती हूँ। बिना जीरो के 4000 के पास सिर्फ 4 बच रहा है। बिना जीरो के 150 के पास सिर्फ 15 बच रहा है। 15 की 4 में गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 15 चौके 60। लेकिन ये उत्तर अभी अधूरा है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ जीरो को हम भूले थे। कितनी जीरो भूले थे? तो उतनी जीरो अब आप इस उत्तर के बाद में लगा दो। 15 चौके 60 होता है, लेकिन हमने 3 और 1 4 जीरो हम भूल गए थे, तो 4 जीरो इसके बाद लगा लीजिए। 1 2 3 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि इतना जो है, इतना लीटर उनको जो है वो पानी चाहिए। किसके लिए? तो इस्तेमाल करने के लिए 6 लाख। ठीक है, अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों? बाकी बच्चों को नजर आ रही है क्या? यस मैम। तो एक आखिरी बार मैं यहाँ से इसको रीशेयर कर देती हूँ। उसके बाद भी अगर नजर नहीं आएगी तो बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, अभी देखिए 6 लाख लीटर, ठीक है। तो इतना पानी इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? तो अपने इस पूरे गांव के लिए। अब हमें ये कह रहे हैं कि एक टंकी है, उस टंकी के बारे में आपको इतना इतना दिया है और ये बता रहे हैं कि ये बताओ इस टंकी में जो पानी है वो कितने दिन तक
इस्तेमाल कर पाएंगे गांव वाले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें टंकी का क्या निकालना पड़ेगा, टंकी में कितना पानी है ये निकालने के लिए उस टंकी का क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें कि आयतन निकालें। मैम क्षेत्रफल की टंकी में कितना पानी आ सकेगा। लेकिन देखो कितना पानी आ सकेगा उसको बेटा क्षेत्रफल नहीं कहते, क्षेत्रफल होता है टंकी के आयतन किस मैम। आयतन। मैम तो क्या हम आयतन क्या निकालेंगे, टंकी का आयतन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है टंकी के अंदर कितना पानी है। तो जब बात होती है कि इसके अंदर कितना है, इस टंकी के अंदर कितना है, तो हम आयतन निकालते हैं। अगर ये पूछते कि टंकी जो बनी है उसने कितनी जगह को घेरा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते। तो अभी के लिए हम टंकी का आयतन निकालेंगे। टंकी का आयतन निकालने के लिए टंकी की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई है इसकी 20, ठीक है 20 मीटर, और चौड़ाई है इसकी 15 मीटर, और ऊंचाई है 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, चलो तो हमने लिख दिया। अब इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए। घनाभ के आकार की टंकी है, क्या हो जाएगा इसके आयतन का फॉर्मूला। हाँ, 3 डेज आपका आंसर ठीक है, लेकिन कैसे निकालेंगे वो सीखना है ना, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। बताइए, टंकी के आयतन का फॉर्मूला, टंकी घनाभ के आकार की है तो घनाभ का आयतन बता दीजिए क्या होता है। बच्चों फॉर्मूला एल आपको याद इंटू होने बी इंटू चाहिए। एच, एल ठीक है, इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कह लो, या एल इंटू बी इंटू एच कह लो, आपका जो है वो एक ही बात है। ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, टंकी का आयतन इस तरह से निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 20 है, चौड़ाई हमारे पास 15 है, ऊंचाई हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 छिके 90, और यहाँ पर आ जाएगा 20, 9 दूनी 18, 1800 मीटर क्यूब। देखिए सही है या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, चेक कर लो। सही है मैम। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हमसे टंकी का आयतन हमसे पूछा गया है, तो इसका मतलब इसमें जो है वो 1800 मीटर क्यूब पानी है। लेकिन यहां पर पानी तो मीटर क्यूब में नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको किस में बदलेंगे, मैम लीटर। लीटर में। तो क्या रिलेशन है मीटर क्यूब और लीटर के बीच। ये शायद हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था, अगर आपको याद हो तो आपको दिया भी है। 4 लीटर मैम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। हमने जो टंकी का आयतन निकाला वो मीटर क्यूब में आया कि टंकी के अंदर जो है वो इतना मीटर क्यूब पानी है। लेकिन पानी की बात करें तो पानी मीटर क्यूब में नहीं मापा जाता, पानी को तो हम लीटर में मापते हैं। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं तो 1800 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे। तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1800 में आपने जो है वो 1000 की करनी है, लेकिन कैसे करनी है, तो लंबे मेथड से नहीं करेंगे, छोटे छोटे मेथड से करेंगे। कैसे, इस जीरो को भी भूल जाओ, इन जीरो को भी भूल जाओ। यहाँ पे बच गया 18, यहाँ पे बच गया 1, तो 18 एकम 18 होता है। कितनी जीरो थी जो हमने भूली, तो हम भूले थे 5 जीरो। तो उन 5 जीरो को यहाँ पर लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, और आपका आंसर आ चुका है अब लीटर में कि ये पानी है जो टंकी के अंदर है, या टंकी का जो आयतन है वो इतना है। 8 नहीं बेटा 18 होगा, 18 लाख लीटर। ठीक है, चलो तो अब हमने क्या किया, हमने ये भी पता लगा लिया कि टंकी के अंदर पानी कितना है। हमने ये भी पता लगा लिया कि एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए, और हमने ये भी पता लगा लिया कि 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए। तो चलिए अभी करते हैं इसको अच्छे से सॉल्व। तो देखते हैं यहाँ पर, बताइए कैसे निकालेंगे आप, ये टंकी का पानी कितने दिन चलेगा। अगर हम टंकी के अंदर जो पानी मौजूद है उसको अगर हम भाग कर देते हैं उतने पानी से जितना पानी उनको रोज चाहिए, तो आपके पास जो है वो संख्या आ जाएगी 3 दिन चलेगा मैम। चलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर।
एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो हमारे पास बच गया 18 और 6, और हमें पता है कि 6 तिये होता है 18, तो 3 दिन आपका आंसर आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यों हम इसको भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पानी है टंकी के अंदर, ये इन लोगों में क्या होगा, डिवाइड होगा ना, ये पानी जो है सभी लोगों में बांटा जाएगा। तो जहां पे भी बात बांटने की आती है वहां पे हमेशा डिवाइड किया जाता है। 18 लाख लीटर पानी था, उसको जो है वो धीरे धीरे करके 6-6 लाख लीटर में हमने बांटना है। मान लो 18 लाख में से पहले दिन 6 लाख लीटर जो है वो चला गया, ठीक है, तो दूसरे दिन के लिए कितना बच जाएगा। बार बार यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। असल में हम देखा जाए तो क्या होता है, टंकी का पानी एक दिन में 6 लाख लेगा, 18 में से 6 माइनस करो, उतना बच जाएगा। दूसरे दिन पे फिर वो, चलो कर ही लेते हैं, चलो ये आपके पास मान लो 18 लेके चलो, 18 लाख मत लो, 18 लाख पानी में से 6 लाख पानी हमने पहले दिन इस्तेमाल कर लिया, कितना आ जाएगा मैम 12। और उसके बाद 6 लीटर हमने अगले दिन यूज कर लिया, तो कितना बचेगा, दूसरे दिन फिर से यूज कर लिया हमने 6 लाख लीटर, तो अब कितना बचेगा 6, ठीक है। अब तीसरे दिन भी तो यूज करना है, तीसरे दिन हमने 6 लाख लीटर और यूज करना है, तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने दिन हो गए, 3 दिन तक कि हम इस टंकी के पानी को इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर क्या हो रही थी, बार बार माइनस हो रहा था, बार बार घटाया जा रहा था, जहां पे बार बार घटाना पड़ता है वहां पर हम भाग कर देते हैं, कर दिया, भाग कर दिया, आप चाहे तो माइनस भी कर सकते थे, ऐसा भी आप पता लगा सकते थे कि एक दिन में इतना पानी जा रहा है तो कितने दिन चलेगा। पर चलो यहाँ पे तो सिर्फ 3 दिन थे, अगर यहाँ पर 50 दिन होते तो आपको 50 बारी ऐसा माइनस करना पड़ता। तो जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बार घटाना पड़ जाएगा, वहां पे घटाने के बदले डायरेक्ट भाग कर देना चाहिए। तो ऐसे करके आपके पास दिनों की संख्या आ गई कि 3 दिन तक आपकी जो ये टंकी है वो गांव वालों को पानी दे पाएगी, उसके बाद ये खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। एक बार फिर से समझ लेते हैं, करना क्या था, आपको जनसंख्या दी थी, आपको कहा था 4000 लोग हैं, 4000 लोगों को हमने जो है वो पानी देना है, ठीक है। अब 4000 लोगों को एक दिन में पानी कितना चाहिए, तो हमने यहां से निकाला कि इनको एक दिन में 6 लाख लीटर पानी चाहिए, क्योंकि एक इंसान एक दिन में 150 लीटर पानी यूज कर रहा है, तो 4000 लोग एक दिन में 6 लाख लीटर पानी यूज करेंगे। अब ये पानी कहां से आएगा, तो पानी आ रहा है टंकी से, तो टंकी में कितना पानी है ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने टंकी का आयतन निकाला और हमें पता लग गया कि हमारी टंकी में तो 18 लाख लीटर पानी है। तो अब हमने डिवाइड करना है कि 18 लाख लीटर पानी जो है वो कितने दिन चलेगा। तो हमने क्या किया, 18 लाख को 6 लाख से भाग कर दिया, भाग किया तो हमने देखा हमारा उत्तर आया 3। ये 3 क्या है, तो ये 3 जो है वो दिनों की संख्या है, ठीक है। ये कोई मीटर लीटर कुछ नहीं है, ये दिनों की संख्या है कि इतने दिन ये पानी चलेगा। तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल भी कुछ ऐसा जैसा ही है शायद, चलो इसमें भी वही है, इसमें भी आपको पूछा है कि कितनी मैक्सिमम क्रेट आएगी। चलो देखते हैं पहले, किसी गोदाम का माप इतना 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 है, इस गोदाम में इतने इतने माप वाली जो है वो लकड़ी की अधिकतम कितनी क्रेट रखी जा सकती है। आपको जो है वो एक गोदाम दिया है, गोदाम के बारे में बताया है कि गोदाम के जो डायमेंशन है, गोदाम की जो विमाएं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो दे रखी है। फिर आपको जो है वो जो हमने उसके अंदर क्रेटे रखनी है, उसकी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। आपने बताना है इस गोदाम के अंदर कितनी क्रेटे आएंगी। जैसे आपने दिनों की संख्या निकाली, वैसे यहाँ पर आपने क्रेटों की संख्या निकालनी है। बहुत ही आसान है। पहले क्या करेंगे, पहले पूरे गोदाम का आयतन निकाल लेंगे कि इस गोदाम में कितनी क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है, कितनी क्रेटों को, या जो भी है मतलब कितना मीटर स्क्वायर इसका जो है, मीटर क्यूब इसका जो है वो आयतन है, वॉल्यूम है, कितनी इसमें क्षमता है, पहले हम वो निकालेंगे पूरे के पूरे गोदाम की। फिर एक क्रेट का आयतन निकालेंगे कि एक क्रेट का आयतन क्या है। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने इस पूरे गोदाम को जो है वो बांटना है क्रेटों में, तो हम पूरे गोदाम के आयतन को एक क्रेट के आयतन से अगर भाग कर देते हैं तो हमारे पास क्रेटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, सवाल करते करते आपको ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं कि गोदाम में कितनी क्षमता है, पहले वो तो पता लगानी पड़ेगी। तो गोदाम का आयतन निकालते हैं। बताइए गोदाम के बारे में आपको क्या क्या दे रखा है, तो डायरेक्ट निकालते हैं, ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। डायरेक्ट मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर कि आयतन हमें पता है क्योंकि ये घनाभ के आकार का है, तो आयतन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अब बताओ बुक से देख के गोदाम के आयतन निकालना है, लंबाई कितनी है इसकी,
40 मीटर। चौड़ाई मैम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख दो मीटर मैम। और 10 मीटर ऊंचाई। 10 मीटर तो शायद नहीं, 1 मिनट। 25 मीटर चौड़ाई। 20 मीटर लंबाई, 15 मीटर 25 चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई। वो तो आप टंकी का बता रहे बेटा, टंकी का नहीं, नीचे वाले का, गोदाम का। हाँ 40, 25 40 और मीटर 15। लंबाई, 25 मीटर चौड़ाई और 15 हाँ मीटर ऊंचाई। ये ठीक है, 40, 25 और 15। अब इसको गुणा करिए फटाफट से। तो 25 चौके होता है 100, 100 मतलब कि 25 को 4 से गुणा किया 100 आया, और एक जीरो को हमने अभी गुणा नहीं किया था तो उसको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर में तो पूरा लिखना होता है, तो आ जाएगा 1000। 25 चौके होता है 100, 100 में एक और जीरो लगा दी तो आ जाएगा 1000, और 1000 में 15 की गुणा करो तो आ जाएगा 15,000 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पूरे के पूरे गोदाम का आयतन, कि हमारा गोदाम जो है वो इतना आयतन या इतनी उसमें क्षमता है चीजों को रखने की। ठीक है, अब बात करते हैं कि गोदाम का आयतन अगर इतना है तो क्रेट का आयतन देख लेते हैं कि क्रेट का कितना आयतन होगा। एक क्रेट का आयतन निकालिए, तो क्रेट का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम गुणा कर देंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात करें क्रेट की, तो क्रेट की लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1.25 और ऊंचाई है 0.5। करते हैं इनको गुणा, तो बिना दशमलव के करेंगे गुणा। 125 में 15 की गुणा कर लेते हैं पहले। 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625, 5 2 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 7 8 1। इसमें अभी गुणा करनी है 5 की, तो 5 5 25, 5 35 36 37। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 8 5 40 है। मेरा तो इतना आ रहा है, आप बताए आपका कितना आ रहा है? हमारा भी इतना ही आ रहा है। नहीं 1875। एक कुछ गलत हुआ। 5 एकम 5, मेरा तो ऐसे ही आ रहा है। 1875 मैम। 75 मैम। ठीक है, इसको गुणा किया ना, इसके बाद अब इससे 5 की भी गुणा करो। 1875 में 5 की 75 मैम। मैम 93 75। ठीक है, 9357 ये आ गया है। ठीक है, अब करते हैं इसमें। अभी ये उत्तर पूरा नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने देखा कि दशमलव वाली संख्याएं हैं। इस संख्या में एक अंक से पहले दशमलव लगा है, इस संख्या में 2 अंक से पहले दशमलव लगा है, इस संख्या में 1 अंक से पहले दशमलव लगा है। टोटल अंक हो गए 4। तो उत्तर में 4 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर दशमलव लगे, और ये आ जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब। किसका आयतन? तो एक क्रेट का आयतन। अब हमने पता करना है कि गोदाम में कुल कितनी क्रेटें आ सकती हैं, मतलब क्रेटों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताओ फटाफट से, जैसे आपने निकाला था पीछे पानी के बारे में, कितने दिन चलेगा, दिनों की संख्या, तो आपने निकालनी है क्रेटों की संख्या। तो क्या करोगे? मैम भाग भाग करेंगे। भाग करेंगे किसको? तो गोदाम के आयतन को, क्योंकि इसकी जगह को हम बांट रहे हैं। गोदाम की जो हमारी जगह है उसको हम बांट रहे हैं, किसमें? क्रेटों में। क्रेटे जो है वो हम रखते जाएंगे अंदर, तो गोदाम का जो आयतन है वो कम होता जाएगा, उसकी जगह कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी उसकी क्षमता कम होती जाएगी। तो गोदाम के आयतन को हम क्रेट के आयतन से जब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्रेटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। गोदाम का आयतन है 15,000 मीटर क्यूब, और आपका जो क्रेट है उसका है 0.9375। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा सकते हैं, तो 15,000 का 15,000 ऐसे का ऐसा ही आएगा, और इसको मैं लिख दूंगी 9375। इसका जब दशमलव हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 1 2 3 4 करके। अब इसको हम काट सकते हैं, तो काट दीजिए। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है? तो बहुत लंबा जा रहा है, पर चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, ये आ गया यहाँ पर हमारे पास 3,000, और यहाँ पर काटो तो
5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। ठीक है, अब इसको भी काट देते हैं, ये भी 5 से कट जाएगा। तो 5 3 15, 16 17 18, 5 7 35, 5 5 25, और ये भी 5 से कट जाएगा। 5 6 30, 0 0, ये 30 कट गया ना, 0 0 साथ में लग गया। तो ये आ गया आपके पास 600 गुणा 10,000 बटा 375। अभी फिर से ये 5 से कट सकता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120, और इसको काट दीजिए तो 5 7 35, 5 5 25, और फिर से 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 3 15, तो आ गया 24 बटा 13। तो 24 को 13 से भाग दे दो और उसमें फिर 1000 की गुणा कर दो। तो यहाँ पे तो पहले दशमलव लगाना, अच्छा नहीं, 13 एकम 13 करिए यहाँ पे इसको, तो क्रॉस, और यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, दशमलव 0 0। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 10 तो 13 से भाग नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 यहाँ पर नीचे लाना पड़ेगा। जब हम एक साथ दो संख्याओं को, दो अंकों को नीचे लाते हैं तो हमें ऊपर भी एक 0 लगाना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर करिए इसको, 13 का पहाड़ा पढ़िए, 23 क्यों, 23 कैसे बेटा, 5 से काटा इसको हमने, इसका, इसकी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। माइक ऑन करके बता दो जिसने भी लिखा है 23। अगर 75 को काटना है, अच्छा 15 ऐसा, ओ भाई, एक मैम मिनट, 13 तक तो हाँ देखो, 5 एकम 5 ना, और 5 5 25, ठीक है 15 आएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो 15 लिख लो यहाँ पर। आप 23 क्यों लिख रहे थे, पर 23 भी आ रहा है कहीं क्या ऊपर, तो देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 आएगा, और 2 बच गया तो 5 चौके 20 आएगा। 5 चौके 20 होता है तो 23 कैसे, 5 दिए तो 15 होता है। यहाँ पे में 24 ही आएगा और यहाँ पर 15 आएगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो बात वही है, 15 एकम 15, 15 दूनी तो 30 हो जाता है। यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर 0 0, और हमें पता है 15 6 90, 1.6 ऐसा आएगा। ठीक है, अब 1.6 को गुणा कर दीजिए 1 2 3 4 इतने 0 से, तो ये आ जाएगा 16, और 1 2 3 4, और दशमलव यहाँ पे लगा है एक अंक से पहले, तो यहाँ पे भी एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। दशमलव के बाद की 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 16,000। तो ये आपका आंसर आ चुका है कि इतनी क्रेट है जो आप कहाँ रख पाएंगे, उस गोदाम में रख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 23 नहीं, यहाँ पे 24 ही आना था, लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने गलती से 13 लिख दिया था, वो 13 नहीं होना था, वो होना था 15, तो इसलिए यहाँ पर है 15। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1.6। तो ठीक है, हमारा ये वाला आंसर भी हो चुका है। थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान रखना, अच्छे से करना, कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये सेम ही थे। हाँ, 16,000 इसका आंसर जो है वो आ चुका है। तो चलिए अभी करते हैं अपना अगला सवाल, जिसमें आपको कहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन के 8 घनों में काटा जाना है, नए घन की भुजा क्या होगी। तो पहले आपको इन्होंने कहा कि एक आपके पास बड़ा सा घन है जिसको ये क्या कर रहे हैं, जिसको ये बांट रहे हैं
8 घनों में, ठीक है। इस बड़े से घन को ये क्या करेंगे, बांट देंगे 8 घनों में, और आपको बस इतना ही पता है कि उन 8 घनों का जो आयतन होगा वो सेम होगा, लेकिन उनकी भुजा आपको नहीं पता, उनकी भुजा आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो अभी के लिए हमें बस बड़े घन के बारे में पता है, तो पहले इस बड़े घन का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी को तो हम 8 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ठीक है, इस घन की हमें भुजा दे रखी है, भुजा यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए घन का आयतन क्या होगा। ए क्यूब। ठीक है, और ए क्या ए होता है, क्यूब। ए से क्या मतलब होता है, ए से मतलब होता है भुजा, तो हम लिख सकते हैं भुजा की घात 3, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब भुजा 12 है, 12 की घात 3, मतलब कि 12 को आपने गुणा करना है 3 बार। तो कर लीजिए, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा। 144 में 12 1728। से, हाँ कितना, 1728। 1728, ठीक है। सभी चेक कर लीजिए आपका भी गुणा करके इतना ही आ रहा है या नहीं। 1728 आ रहा है। जब आपने क्या किया, इस 144 में 12 की गुणा कर दी, तो ये आ जाएगा इतना मीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, 1728 मीटर क्यूब जो आपका ये आयतन है, इसके आपने 8 टुकड़े करने हैं, 8 बराबर हिस्से करने हैं। तो किससे आप इसको भाग करोगे, एक मैम 8 घन, से भाग कर रहे। चलो ठीक है। अभी देखो, अभी हमने कहा कि इसके जो है वो हमने 8 टुकड़े करने हैं, 8 इसके घन बनाने हैं। तो इट मींस अगर इसका जो आयतन है वो 1728 है, तो जो 8 घन इसमें से टूट के बनेंगे, या उन 8 घनों का जो पूरा टोटल आयतन होगा वो भी इतना ही होगा। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो आपके 8 घन बन रहे हैं वो इसी घन को तोड़ तोड़ के बन रहे हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल 1728 मीटर क्यूब है, तो 8 घनों का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, जब आप जोड़ोगे तो वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि यहीं से तो वो बन के निकले हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 8 घनों का आयतन इतना है, तो एक घन का आयतन क्या होगा, भाग कर देते हैं, ज्यादा का दिया है, एक का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1728 को भाग कर देंगे 8 से, इसको भाग करके बताइए क्या आपका उत्तर आ रहा है। मैम मेरा 216 है। तो मतलब ये कट जाएगा, तो 8 से काट देते हैं। 8 दूनी 16, एक हासिल बच गई तो यहाँ चला गया, और 8 एकम 8, 8 दूनी क्योंकि 16 होता है तो 12 तो नहीं आएगा, तो 8 एकम 8, और हमें चाहिए थे 12, लेकिन हमें 8 ही मिल पाए, 4 बच गए, तो 4 यहाँ चले गया, 48 बन गया। मैम तो 8 48, तो 216 मीटर क्यूब जो है वो आपका क्या आ गया, एक घन का आयतन आ गया है। लेकिन आपसे आयतन नहीं, आपसे तो घन का क्या पूछा है, उस छोटे वाले घन की भुजा पूछी है। तो चलिए निकालते हैं घन की भुजा। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा की घात में 3। और इस घन का आयतन है कितना वो हमें निकालना नहीं, वो हमें दिया है, वो हमने अभी अभी निकाला, वो है 216। अच्छा, किस किस को यहां तक समझ आया, पहले तो वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो। ये बड़ा घन था हमारे पास, इस बड़े घन का पहले तो आयतन निकाला, वो निकला 1728, ठीक है। अब 1728 मीटर क्यूब जो आयतन है वो इस बड़े वाले घन का भी है, और छोटे छोटे 8 घनों का टोटल आयतन भी है, क्योंकि इसी को तोड़ के तो वो 8 घन बनेंगे, तो उनका आयतन तो बराबर होना चाहिए। अगर 8 घनों का आयतन इतना है, तो यहां से हमने एक घन का आयतन निकाल लिया, वो है हमारे पास 216 मीटर क्यूब। और अब हम निकालने वाले हैं भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हमने किया क्या, पहले तो आयतन का फॉर्मूला लिख लिया, भुजा की घात 3, और आयतन की जो वैल्यू है वो भी लिख ली, जो कि है 216। अब सभी को पता होगा कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको बिल्कुल अकेला छोड़ना होता है, तो हम भुजा को बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे। भुजा के साथ यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भुजा के साथ 3 है, मतलब कि घात में 3 है। जब कभी x की घात में 2 होता है, बराबर है यहाँ पे मान लीजिए 144 है, तो x की घात, x की वैल्यू कैसे निकलती है, अगर x का वर्ग हो रहा है तो बराबर है कि उस पार जाके संख्या का क्या हो जाता है, तो संख्या का
वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कभी कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है, जिसका वर्ग या घन या कुछ भी हो रहा है, तो जब आप उसको हटाओगे, जब आप x को अकेला छोड़ोगे, तो आप कैसे लिखोगे उसके बाद उस संख्या को? अगर x का स्क्वायर हो रहा था तो उस संख्या का वर्गमूल होगा। यहाँ पर भुजा का घन हो रहा है, घन को हमने उस पार भेजा, तो 216 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल। वर्गमूल। घन है ये, इसको घन कहते हैं, घनमूल। 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 ठीक है, 216 का हो जाएगा घनमूल। घनमूल कैसे लिखा जाता है? तो घनमूल ऐसे वर्गमूल की तरह बना लो और यहाँ पर 3 लिख लो, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका घनमूल हो रहा है। अब घनमूल करना है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए इसके क्या करेंगे, इसका हम जो है वो प्राइम फैक्टर कह लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 216 के, और कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? तो 3 3 के जोड़े हम इसके बनाते चले जाएंगे। तो चलिए 216 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये है 216, और इसको पहले तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16। क्या मैंने ठीक किया? बताइए जरा। यस मैम। लेकिन क्या 18 दूनी 216 होता है? नो मैम। नहीं, तो इसका मतलब मैंने गलत किया। तो क्या गलती की? गलती ये की कि पहले मैंने 2 एकम 2 कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या रूल रहता है? रूल ये रहता है कि एक, अगर आपने शुरुआत में भाग शुरू कर दिया है, पहले तो जितने मर्जी नंबर ले लो, पर उसके बाद एक 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 अंक तो को ही आठ भाग, एक एक अंक को लेना होता है। पर यहाँ पर अगर मैं एक अंक लेती तो वो तो एक तो 2 से भाग होता नहीं, तो मुझे एक साथ 2 अंक लेने पड़े, मुझे एक साथ लेना पड़ा 16। तो जब एक साथ 2 अंक लेते हैं तो यहाँ पर 0 लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 108। 108 में 2 की गुणा करोगे तो 216 आएगा। 18 लिखते तो गलत हो जाता, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर 108 आ गया, और फिर से इसको 2 से करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप 2 अंक ले सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। 2 एकम 2 हो गया, पर अब आपको दोनों अंक साथ में लेने पड़ रहे हैं, तो बीच में कभी भी 2 अंक साथ में नहीं लिए जाते, शुरुआत में ही ले सकते हैं। तो अब इसको और हल करते हैं। तो 2 से ये भी जाने वाला है, ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। हम यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं, तो जिसके भी 3 3 के जोड़े बनते चले जाएंगे उसको हम एक ही बार लिखेंगे। घनमूल के लिए हम 3 का 1 बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का 1 बनाते थे। तो यहाँ पर मैंने देखा 2 2 2, इनके जो है वो 3 की जोड़ी बन गई, तो 2 आ जाएगा एक बार, और 3 3 3, इनकी भी 3 की जोड़ी बन गई, तो 3 भी आ जाएगा एक बार। तो भुजा हमारे पास आ जाएगी 2 तिया 6 सेंटीमीटर। तो जो आपने अभी घनों की बात की, 8 घन जो हमने तोड़ के बनाए इस बड़े वाले घन से, उसमें से अगर हमने जब उसकी भुजा निकाली तो उसकी भुजा आई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। पर अभी अगर सवाल आपका पूरा नहीं हुआ, सवाल में आपसे पूछा गया है कि इन दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए और उनका अनुपात भी निकालो। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले बड़े वाले घन का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बताइए क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी घन का? आपका रिवीजन भी हो 2h जाएगा। प्लस बी एच प्लस एच एल। घन, वो घन आपका होता है बेटा, घन की बात हम करें अगर, 6a² ठीक है, 6a²। ठीक है, तो मतलब 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो पहले निकाल लेते हैं बड़े वाले का, जिसकी भुजा 12 है उसका निकाल लेते हैं पहले। 6 का 6 और भुजा हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर भी करना है। तो करिए इसका स्क्वायर फटाफट से और बताइए। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 6 की गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। और यहाँ निकालेंगे हम छोटे वाले घन का क्षेत्रफल, जो होगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और इसकी जो भुजा है वो भी 6 ही है। 864। कितना? 8 864। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इसका करें तो 6 और ये 6 6 के 36, 36 6 के फिर से 216 ही होता है। 900। 900 नहीं, 6 का घनमूल है ना 216, तो 6 का घन भी 216 ही तो होगा। 216 का घनमूल अगर 6 है तो 6 का घन भी 216 होगा। ठीक है,
तो अब अपने इन्होंने कहा कि इसका अनुपात निकालो। अनुपात मतलब आपने जो है वो इसको भाग कर देना है, बड़े वाले घन का जो क्षेत्रफल आया उसको भाग कर दीजिए छोटे वाले घन के क्षेत्रफल से, और जो भी आपका आंसर आएगा वही इनके बीच का अनुपात होगा। तो बताइए कितना आ रहा है? 4 की गुणा करो, 6 चौके 24, 864। ठीक है, 216 एकम 216, 216 चौके 864, तो 4/1 आया। तो इनके बीच का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 4:1। ठीक है, क्योंकि अनुपात को ऐसे लिखा जाता है, जो ऊपर है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद अनुपात का निशान, जो नीचे है उसको बाद में लिखेंगे। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:1। तो हो गया हमारा ये वाला सवाल भी। पहले इनके हमने आयतन निकाल दिए, छोटे वाले घन का आयतन निकाला, आयतन से भुजा निकाली, भुजा निकल गई, दोनों एक घन की दी थी, दूसरे घन की भुजा निकाल के करी हमने। और उसके बाद इन्होंने बोला था कि इनके बीच के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन भी निकालो, तो वो भी निकाल दिया। पहले इनके बीच का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया दोनों घनों का, और उसके बाद उसका अनुपात भी निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहे हैं 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो नदी की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी जो नदी है वो 3 मीटर गहरी है। जब भी गहराई की बात आती है तो गहराई को हम रिलेट करते हैं ऊंचाई से, कि आपकी अगर नदी ऐसे को बह रही है तो नीचे से, नीचे को ये कितनी गहरी है, नीचे को जाएंगे तो गहराई मापते हैं, ऊपर को आएंगे तो ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है। यहाँ से नीचे तक का जो भी आपका डिस्टेंस होगा उसको आप ऊंचाई भी कह सकते हो। तो अभी के लिए मान के चलिए कि ऊंचाई जो है वो आपकी 3 मीटर है। फिर आपको दिया है कि ये चौड़ाई की बात करो, तो यहां से यहां तक जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? वो है 40 मीटर। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई निकालने के लिए, लंबाई इन्होंने कहा है, लंबाई तो नहीं दी है पर इतना कहा है कि ये चल रही है 2 किलोमीटर ये जा रही है। तो मतलब यहां से चलना शुरू किया तो यहाँ को ऐसे को जाएगी। और हमें पता है जब हम घनाभ में देखते थे तो जो सबसे लंबी भुजा होती थी उसको हम लंबाई का नाम देते थे। तो नदी भी आपकी ऐसे जा रही है तो जितना भी ये ट्रेवल करेगी वो उसकी लंबाई मानी जाएगी। तो इसकी लंबाई अभी के लिए 2 किलोमीटर जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसका निकालना है आयतन, कि कितना ये 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है, उसका हम उसको निकालने के लिए इसका हम आयतन निकालेंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर मीटर है, मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, लंबाई को भी मीटर में चेंज करेंगे। तो इसमें मीटर में चेंज करके मुझे बताइए। मैम 1000 मीटर से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि Yes, हमें ma'am. पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसकी लंबाई है ये 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो 2000 जाएगा मीटर। 2000 मीटर। तो ये इसकी जो है वो लंबाई आ गई। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की, क्योंकि आयतन से ही पता लगेगा कि आपकी नदी जो है वो कितनी गिर रही है। अब पूरा निकालना है ना, उसका क्षेत्रफल तो नहीं निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे, कितनी जगह वो गिर रही है, कैसे वो गिर रही है, क्या वो कर रही है। तो उसके लिए इसका आयतन निकालना है आपने। तो चलिए नदी का आयतन निकाल लेते हैं। और ये जो आयतन निकलेगा वो निकलेगा 1 घंटे के हिसाब से, क्योंकि जो हमें चाल दे रखी है वो 1 घंटे की दे रखी है। ठीक है, तो नदी का आयतन जो निकलेगा वो 1 आवर या फिर 1 घंटे का ही निकलेगा। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो आ जाएगा LBH, और L हमारे पास है 3 नहीं 2000। L होता है लंबाई, तो लंबाई है इसकी 2000, चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है 3। करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर 4 3 12, मतलब 40 को 3 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 4 3 12 होता है ना, 0 लगा लो तो 120, और 120 में 2 की गुणा करनी है, मतलब 12 में 2 को गुणा करो तो आ जाएगा 24। और बताओ कितनी 0 यहाँ पर लगेगी? मैंने किया 12 दूनी 24। मैम 4, मैम 4। 4 0 भूल गई तो 4 0 यहाँ पे हम लगा लेंगे, 1 2 3 4 करके। और मीटर क्यूब ये क्या आ गया? ये इसका आयतन आ गया। कितने समय के लिए? 1 घंटे के लिए। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि 1 घंटे के लिए अगर इतना पानी आपका वो समुद्र में गिर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा? तो अगर 1 घंटे का दिया है, 1 मिनट का निकालना है, तो हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं?
60 60 मिनट। 60। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से जो है वो भाग कर देंगे तो हमारे पास 1 मिनट का आ जाएगा। तो 60 से भाग कर दो, 1 0 से 1 0 कट गई, और यहाँ पर 6 चौके 24, तो 4000 मीटर क्यूब। और ये इसका आयतन है। तो क्या इसको भी चेंज करना है? तो देख लेते हैं। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हमने इसमें करना था। वैसे मुझे लगता नहीं नदी वाला क्वेश्चन आपको आएगा, पर हाँ हमने इसको थोड़ा बहुत सीख लिया। तो अभी हमने इसके सारे सवाल कर लिए हैं। कुछ सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिए थे क्योंकि वो इजी थे, ज्यादा कठिन नहीं थे। बाकी हमने इसके पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं बेलन की तरफ। बेलन के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि बेलन क्या है, इसके फॉर्मूले कैसे बने हैं, और फिर इसके कुछ एक अगर टाइम बचता है तो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको ये पता होनी चाहिए कि बेलन जो है वो किस किस से मिलकर के बना हुआ है। बताओ अगर किसी को इसका आंसर आता है तो। घन बनता है वर्गों से, घनाभ बनता है आयत से, बेलन किससे बनता है? मैम वृत्त से। वृत्त। एक आपने कहा वृत्त, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा? आयत। ठीक है, आयत। चलो तो देखते हैं। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि जो आपका बेलन होता है बच्चों वो आयत और वृत्त की मदद से बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये एक आयत है। ये आयत के आकार का है। जब आप आयत के आकार का एक कागज का टुकड़ा लोगे और उसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो कुछ इस तरह का वो बन जाएगा। ठीक है। जब अगर आप अभी आप देखो तो अगर आप अपनी कॉपी का पेज बिना फाड़े भी ऐसे फोल्ड करोगे ना तो वो भी ऐसे गोल बेलन सा जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि जो आपका बेलन बन रहा है, एक तो उसको बनाने के लिए लग रहा है आयत, और दूसरा क्या लग रहा है? तो दूसरा उसको बनाने के लिए जो यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं हमारे वृत्त। ठीक है। ये है आयत। कितने वृत्त लग रहे हैं? मैम 2। 2। ठीक है। एक हमें चाहिए आयत और 2 हमें चाहिए वृत्त, क्योंकि जब आप अपने कॉपी के पेज को फोल्ड करोगे तो देखोगे इस तरफ से भी खुला है, इस तरफ से भी खुला है, लेकिन बेलन तो हमेशा खुला नहीं होता, बेलन तो हमेशा बंद होता है। तो इसलिए हमें इनको ढकने के लिए 2 वृत्तों का इस्तेमाल भी करना पड़ा। एक वृत्त इसके ऊपर वाले हिस्से को ढकेगा, दूसरा वृत्त इसके नीचे वाले हिस्से को जो है वो ढकेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपका ये बेलन बन रहा है वो आयत और वृत्त से बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो है वो कितने पृष्ठ हैं ये भी बता दो। मैम 4। 4 तो नहीं होंगे बेटा। घन आपका बनता था 6 वर्गों से, हम कहते थे 6 पृष्ठ है। घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते थे। बेलन किस किस से बन रहा है? एक आयत से और 2 वृत्तों से। तो कितने पृष्ठ होंगे? 3 पृष्ठ होंगे। ठीक है। एक ये वाला आयत से जो बन रहा है ये वाला, और एक हो जाएगा ऊपर वाला गोला, एक हो जाएगा नीचे गोला नहीं सॉरी वृत्त, ऊपर वाला वृत्त, और एक हो जाएगा नीचे वाला वृत्त। तो 3 हो गए। ठीक है। तो 3 पृष्ठ होते हैं किसी भी बेलन के। अब बात करते हैं बेलन के फॉर्मूले बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको आयत का और वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले आने चाहिए। एक आयत का जो क्षेत्रफल है हमें पता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब बनाते हैं इससे हम बेलन का क्षेत्रफल, पर उससे पहले हम देखते हैं जरा ध्यान से। जब आपने इस आयत को फोल्ड किया तो इस आयत की जो ये चौड़ाई थी ये क्या बन गई? ये चौड़ाई जो है ये ऊंचाई बन गई। ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जब आपने इस आयत को फोल्ड किया तो जो इसकी चौड़ाई थी वो इसकी ऊंचाई बन चुकी है, बेलन की ऊंचाई बन चुकी है। तो अब आप चौड़ाई को चौड़ाई नहीं कहोगे, बेलन के केस में इस आयत की चौड़ाई ऊंचाई कहलाई जाएगी, मतलब कि एच कहलाया जाएगा। ठीक है। और जो इसकी लंबाई थी यहां से यहां तक की जो ये लंबाई थी वो मैं देख पा रही हूं कि अगर मैंने पेज को मोड़ा तो लंबाई मेरी यहां से शुरू हुई और ऐसे घूमते 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 वो यहां पर खत्म हो गई। लंबाई वैसे यहां पर तो सीधी थी, पर जब हमने इसको घुमाया तो बिल्कुल ऐसे गोल सा बन गया, इसका गोला सा बन गया, इसका ऐसा हो गया। तो इस लंबाई ने जो है वो एक तरह से वृत्त बना लिया। और अगर मान लो ये वृत्त, तो वृत्त की आउटलाइन को, सिर्फ बाहर बाहर वाले को, मतलब इसको इसको हम क्या बोलते हैं? बस वृत्त के इसको, बाहर की आउटलाइन को क्या बोलते हैं? परिधि। क्या कहते हैं?
कहते हैं परिधि। तो इसका मतलब जो आयत की ये लंबाई थी वो अब लंबाई नहीं रहेगी, वो बन चुकी है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि को हम क्या कहते हैं, अगर फॉर्मूले में कहना चाहें तो इसे हम कहते हैं 2πr। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या हमने सीखा कि जब बेलन बनता है तो आयत की चौड़ाई बन जाती है ऊंचाई, तो मतलब b बन जाएगा h, और लंबाई बन जाती है वृत्त की परिधि, मतलब कि वो बन जाता है 2πr। तो जब आप इस आयत का क्षेत्रफल, इस बेलन, जिस आयत ने बेलन को बनाया है उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr गुणा में h। किस किस को समझ आया? वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहां से हमने पता लगा लिया कि जो आपका इतना हिस्सा है, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल होगा 2πrh। लेकिन इस बेलन में तो 3 पृष्ठ हैं, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आप तीनों के तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे। तो पहला अगर मैं बात करूं तो बीच वाला जो इसका पृष्ठ था, ये वाला जो पृष्ठ था, इसका क्षेत्रफल हमें पता है वो है 2πrh, तो मैंने लिख दिया 2πrh। अब कौन कौन से पृष्ठ रह गए? तो एक रह गया ऊपर वाला गोला, दूसरा रह गया नीचे वाला गोला, इनका भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ देते हैं। तो ऊपर, सॉरी गोला नहीं वृत्त, मैं फिर से गोला बोलूंगी तो बताना, ठीक, गोला नहीं वृत्त। तो ऊपर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल है πr², और जो नीचे वाला वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल है πr²। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे, इन तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा बेलन का। तो चलिए जोड़ते हैं, 2πrh अभी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और πr² में πr² को जोड़ दो तो ये बन जाएगा 2πr²। जैसे x + x 2x होता है, वैसे ही πr² जमा πr² 2πr² होता है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, जो कि मैंने ले ली। 2πr हम बाहर यहाँ पर ले सकते हैं कॉमन, 2πr बाहर कॉमन लेने पर अंदर बच गया h, और यहाँ पर बच गया r, क्योंकि यहाँ पे r की घात 2 थी, तो एक r बाहर कॉमन चला गया, एक r यहाँ पर बच गया। तो ये आपके बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आ चुका है। सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। घनाभ और घन के केस में हमने इसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम दिया था, पर यहाँ पर हम इसे नाम देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब इस्तेमाल होता है? जब आप इस बेलन के सिर्फ वक्र का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इस कर्व का, जो ये आयत से मुड़ करके बना है ना गोला, जब इसका इस्तेमाल करोगे तब आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल नहीं होंगी? तो ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पर, जो वृत्त होते हैं वो शामिल नहीं होते। कब? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाता है या निकालने को कहा जाता है या दिया हुआ होता है तो वृत्त शामिल नहीं होते हैं। तो अगर वृत्त शामिल नहीं होते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ इतना ही हिस्सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने के लिए काम में आएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा काम नहीं आएगा। तो बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेलन का, अगर इसको और इसको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ बीच वाले हिस्से को इस्तेमाल करना है? क्या हो जाएगा? पहले वाला गलत नहीं है, देखते हैं उसमें क्या चेंजेस है, वो हम कह सकते हैं चेंज है उसमें, लेकिन गलत नहीं है। पर पहले ये बताओ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अगर आपको इसको भी यूज नहीं करना है वृत्त को, और इसको भी यूज नहीं करना है वृत्त को, तो क्या बच गया? ये अकेला बच गया। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है किसी भी बेलन का। ठीक है, चलो, तो ये गलत नहीं है। ये गलत क्यों नहीं है? क्योंकि जमा में आप 3 जमा 4 लिखो, 4 जमा 3 लिखो, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। आप x जमा y लिखो, y जमा x लिखो, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो वैसे ही h जमा r लिखो, r जमा h लिखो, सेम है। ये जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो। ठीक है,
ये ऐसा क्यों आया मेरा H जमा R, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पहले जो है वो इसको लिखा, बाद में इन दोनों को लिखा। अगर मैं 2 पाई R स्क्वायर पहले लिख दूं, इसको अगर मैं पहले लिख दूं, इसको अगर मैं बाद में लिख दूं, तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा कि 2 पाई R कॉमन लेने पर इसके पास बचता यहाँ पर R और इसके पास बचता H। तो मतलब ये गलत नहीं है, बस ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 2 पाई R H। तो चलो बेलन के आयतन की बात भी कर ही लेते हैं। तो आयतन के लिए एक और तरह से आप क्या कर सकते हो, एक और फॉर्मूला आप इसका याद कर सकते हो कि आयतन कभी भी किसी आकृति का निकालना है तो करना क्या होता है कि आप इसके आधार और इसकी ऊंचाई की गुणा कर दीजिए। आधार में जो है वो ऊंचाई की गुणा कर दो। अगर बेलन में, ठीक है, बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करना है, बेलन के आधार और उसके ऊंचाई को जो है वो गुणा कर दो। अब बेलन का जो आधार है वो हमें पता है वो एक वृत्त है, तो आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आधार एक वृत्त है और उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को हम एच ही कहते हैं, तो ये हो जाएगा एच। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच आपके बेलन का आयतन, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे कर लिए हैं। इन तीनों फॉर्मूलों में किसी बच्चे को कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझसे बेटा फिर से पूछ सकते हैं। ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दूसरे वाला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये है बेलन का आयतन। कुल कब लगेगा, जब तीनों के तीनों हिस्से आपके इस्तेमाल होंगे, आपका जो है वो आयत भी इस्तेमाल हो रहा है, आपके दोनों के दोनों वृत्त भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तब आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लेना। जब आपको लग रहा है कि आयत ही इस्तेमाल हो रहा है, वृत्तों को या ऊपर नीचे के जो इसके ढक्कन है, जो कवर है, इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, तब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे जो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इसी पर आधारित एक सवाल, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ सके कि हमने क्या क्या अभी पढ़ा। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात कर रहे हैं ये बेलन की। अभी तो आपको पता है कि बेलन वाली प्रश्नावली है तो फटाफट से आप कर लेंगे, लेकिन सवाल में जब बेलन आएगा तो ध्यान से उसको बना लेना ऐसे आकृति को, और देख लेना कि एक इसमें आयत है और 2 इसमें वृत्त होते हैं। पर जब बात की जाती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो इन वृत्तों को इंक्लूड नहीं करना होता, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल आपको जो है वो दिया हुआ है, वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर या 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको कहा है कितनी है, तो वो है 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है ये बताइए कि इस बेलन के आधार का व्यास क्या होगा, ठीक है। इस बेलन के आधार का जो है वो व्यास वो क्या होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। व्यास हमने निकालना है। अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला होता है उसका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 88 के बराबर, क्योंकि दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 के बराबर गिवन है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सीखिएगा। 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे। पाई की जगह पे आपको सवाल में दिया रहा होगा उसको भरना है। अगर आपको कहा है कि पाई को 22/7 लो तो 22/7 लेना है। अगर लिखा गया होगा कि 3.14 लो तो आपने उसको 3.14 लेना है। अब आर की वैल्यू हमें दी ही नहीं गई है और हाइट हमें दी थी 14, और ये कितने के बराबर आएगा, 88 के। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमें जो है वो पहले आर की वैल्यू निकालनी है। आर क्या होता है, तो आर होती है हमारी त्रिज्या। त्रिज्या निकलेगी तभी तो हम व्यास को निकाल पाएंगे, व्यास की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आर हमने यहाँ पर निकालना है तो निकाल लेते हैं। आर को पहले ऐसे कैसे रहने देते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और इन सभी को आपस में गुणा कर लो तो गुणा करके आ जाएगा 88 गुणा आर, क्योंकि आर तो गुणा नहीं होगा तो आर तो ऐसे कैसे रहेगा, संख्याओं की गुणा कर ले तो 88 आ गया, और आर का आर ही रहेगा, और इसके बराबर है कि उस पार भी 88 ही है। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, आर को अकेला छोड़ो, यहाँ पर है 88 88, और यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वहां जाके ये भाग करेगा तो ये भी इसके नीचे चला जाएगा, कट जाएगा आपस में।
और हमारे पास जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो हमारे पास 1 आ गई। लेकिन हमें तो त्रिज्या भी निकालने के लिए नहीं कहा है, हमें कहा है कि व्यास निकालो। तो व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन है, कैसे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं? मैम त्रिज्या व्यास का दुगना है तो हम 1 को 2 से गुणा कर देंगे। थोड़ा सा गलत है बेटा, त्रिज्या व्यास का दुगना नहीं है, व्यास त्रिज्या का दुगना। ठीक है, जब आप 2 की गुणा करते हो त्रिज्या में तो वो व्यास के बराबर होता है। तो अगर आपने व्यास निकालना है तो क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे त्रिज्या में। ठीक है, तो व्यास यहाँ पे लिख लीजिए, व्यास हमारा होता है, व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या, मतलब कि 2 गुणा में 1, तो आपके पास आ जाएगा व्यास 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, वही अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको व्यास दिया हो और त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? मैम जी व्यास बटा ठीक है, तो त्रिज्या को निकालना है, अगर व्यास दिया है तो व्यास के बटे में 2 कर देना, तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1, जो कि काफी आसान था। यहाँ से हमने इसकी त्रिज्या निकालनी थी और उसके बाद हमने जो है इसका व्यास निकालना था। तो अभी क्वेश्चन इजी लगता है क्योंकि हम इसको बेलन करके पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे अगर आपको ये सवाल क्वेश्चन में आएगा तो आप फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉर्मूलों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से फॉर्मूलों की प्रैक्टिस बच्चों करते रहनी चाहिए बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में अगर कोई डाउट है तो आप क्लास में रुक कर मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।